हेलो एवरीवन, दिस इज मी सुयश मुंदड़ा फ्रॉम कोलकाता और हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं आईएससी क्लास 12 कॉमर्स वालों के लिए एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो सीरीज, जहां पर प्लानिंग चैप्टर को हम लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग स्टार्ट करने वाले अपना नया चैप्टर विच इज ऑर्गेनाइजिंग, जो आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट येट बड़ा चैप्टर होने वाले। अनलाइक अदर वीडियोस अवेलेबल ऑन यूट्यूब, हम लोग यहां पर केवल टॉपिक को रीड अलाउड करने वाले नहीं है, बल्कि मेरा पूरा का पूरा डिस्कशन 3 पैरामीटर्स पे बेस्ड होगा, विच इज अंडरस्टैंड, रिवाइज एंड लर्न। यस, यू हर्ड इट राइट, अंडरस्टैंड, रिवाइज, लर्न। चीजों को पहले समझेंगे, उनको रिविजन करेंगे और उनको याद भी करेंगे, और उसके बाद पूरे चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम लोग उसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप अपने कॉन्सेंट्रेशन को एकदम चरम सीमा पे रखो, और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक विच इज मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखिए क्या बोलता है। ऑर्गेनाइजिंग टॉपिक को समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 5 होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग डन, प्लान हमारा बन चुका है, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज। सर ऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है? सर ऑर्गेनाइजिंग में बोलता है आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एक्टिविटी है, जितने भी, उन सारे के सारे एक्टिविटीज को सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई ऑल एक्टिविटीज इन योर ऑर्गेनाइजेशन। सारे एक्टिविटीज को, चाहे वो परचेस करना हो, सेल करना हो, ऑर्डर देना हो, मटेरियल रिसीव करना हो, उनका इंस्पेक्शन करना हो, उसको स्टोर करना हो, बिल इशू करना हो, सारे एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर लो। उनके बाद जो एक्टिविटीज सिमिलर नेचर के हैं उनको ग्रुप करके एक डिपार्टमेंट बना दो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने परचेज से रिलेटेड बहुत सारे एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया। पहले पता करो कितना रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ऑर्डर प्लेस करना, मटेरियल को रिसीव करना, उनका इंस्पेक्शन करना, उनको स्टोर्स डिपार्टमेंट में भेजना, बिल को अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भेजना। ये सारा काम इज ग्रुप्ड अंडर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट विच इज कॉल्ड परचेज डिपार्टमेंट। तो सबसे पहला काम क्या हो गया सर? सर ऑर्गेनाइजिंग क्या है? सर ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जहां पर हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, उन सारे एक्टिविटीज को हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं और उनको ग्रुप करते हैं। सर उसके बाद वी ब्रिंग रिसोर्सेज। सर कौन से रिसोर्सेज? फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, अदर रिसोर्स, और उन सब के बीच में वी स्टैब्लिश अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। सर अथॉरिटी क्या होता है ये हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे, जस्ट एक बार ब्रीफली। अथॉरिटी मतलब पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन, किसको क्या काम करना है, कौन ऑर्डर देगा, कौन ऑर्डर रिसीव करेगा, कौन आंसरेबल है, कौन अकाउंटेबल है, इन सारी चीजों को हम लोग स्टैब्लिश करते हैं। कौन मेरा सीनियर है, कौन मेरा सबऑर्डिनेट है, इन सारी चीजों को हम लोग स्टैब्लिश करते हैं। तो सर वापस एक बार, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग? तो सर ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जहां पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? अपने एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको ग्रुप करते हैं। सर आइडेंटिफाई करो, ग्रुप करो, ठीक है। फिर ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेस। सर कौन सा रिसोर्स? फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, अदर रिसोर्स, और उनके बीच में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्रिएट करना। सर ऑर्गेनाइजिंग करके क्या करोगे? सर ऑर्गेनाइजिंग करने का सबसे बड़ा पर्पस होता है लोगों को साथ लेकर आना, ताकि वो कॉमन गोल के लिए काम करें। लोग अलग अलग दिशा में काम ना करें, सारे लोगों को एक साथ लेकर आना ताकि वो कॉमन गोल के लिए काम करें। सर एग्जैक्टली हम लोग क्या करते हैं? सर ऑर्गेनाइजिंग एक फ्रेमवर्क क्रिएट करता है, एक दायरा क्रिएट करता है जिसके अंदर आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करता है। तो सर वापस एक बार, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? सर 3 पार्ट में वो डेफिनेशन को याद करेंगे। सबसे पहला, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस। सर प्रोसेस 3 चीज का। सबसे पहला, इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग and grouping activities. So then we bring together all kind of resources: physical resource, financial resource, human resource, other resource, and establish authority responsibility relationship between them. सर एग्जैक्टली सर अब क्या कर रहे हो? हम लोग यहाँ पर पर्पस है, तो एंटायर पर्पस इज टू ब्रिंग टुगेदर पीपल सो दैट दे कैन वर्क एंड अचीव कॉमन गोल्स। एंड बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स अ फ्रेमवर्क, अ दायरा, एक बाउंड्री विद इन विच ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑपरेट। आई थिंक आप लोगों को मेरा बात क्लियर। अगर आप लोग को चाहो तो आप इस चैप्टर का मेरे साथ साथ रनिंग नोट्स भी ले सकते हो, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लो, जैसा आपको ठीक लगता है, बट प्लीज कंसंट्रेशन को एकदम चरम सीमा पे रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सर इसको याद रखने के लिए निमोनिक है, प्लीज समझिएगा मेरा बात। CAT, GD, RSC। अगर आपको पता होगा MBA के एग्जाम को देने के लिए आपको सबसे पहले कैट का एग्जाम देना होता है। सर कैट के एग्जाम को देने के बाद 2 लेवल होता है। आपको सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन होता है और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है।
यहां तक का एक बात क्लियर है सर? आरएससी आपने ट्रेन में सुना होगा, अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है तो मतलब आपका टिकट आरएससी है, आधा सीट आपको मिलता है, पूरा सीट नहीं मिलता है। अब स्टोरी क्या है, अगर आपने कैट का एग्जाम दिया और केवल आपने ग्रुप डिस्कशन क्लियर किया तो आपको केवल आधा सीट मिलेगा, पूरा सीट नहीं मिलेगा। आपका सीट क्या हो जाएगा सर? आरएससी, कैट जीडी आरएससी। अगर आपने कैट का एग्जाम दिया और अगर आपका एग्जाम केवल ग्रुप डिस्कशन क्लियर हुआ, पर्सनल इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, तो आपको केवल आधा सीट मिलेगा, और आधा सीट को हम लोग क्या बोलते हैं? आरएससी। सो कैट जीडी आरएससी, सीएटी जीडी आरएससी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सर, पहले 3 वर्ड को पढ़ेंगे। सीएटी, सीएटी सबसे पहले सी मतलब कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। सर ऑर्गेनाइजिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है? कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑपरेशन होता है। जब जब वर्ड कोऑर्डिनेशन आएगा, कोऑपरेशन आएगा, तब तक 2 वर्ड जरूर आएगा, यूनिफाइंग एंड हार्मोनाइजिंग एफर्ट। अभी हम लोग ऊपर क्या बोले? लोग एक दिशा में काम करें, दिशाहीन होकर काम ना करें, एकजुट होकर लोग काम करें। सो ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है सर? ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है? कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन। सर उसमें क्या करता है? सर उसमें ना लोगों के एफर्ट को हार्मोनाइज करता है, लोगों के एफर्ट को यूनिफाई करता है। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप जब आप क्रिएट करते हो, इससे कंफ्यूजन नहीं होता है, इससे कोई तरह का कंफ्लिक्ट नहीं होता है, क्योंकि हर एक आदमी को पता है कि उनको किसको ऑर्डर देना है और किससे ऑर्डर लेना है। तो आपको 3 बात ध्यान रखना है सर। पहला पॉइंट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। सर क्या होता है सर? कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन में ना यूनिफाई एंड हार्मोनाइज एफर्ट, यूनिफाई एंड हार्मोनाइज एफर्ट, हर एक के एफर्ट को हम लोग यूनिफाई करते हैं, एकजुट करते हैं, हार्मोनाइज करते हैं। सर इससे क्या होता है सर? जब आप अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्रिएट करते हो ना, अथॉरिटी किसके पास पावर, किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसके पास पावर, किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप ये क्रिएट करते हो सर, इससे कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं होता है। सर किसको ऑर्डर देना है, किसको ऑर्डर लेना है, सबको पता है। सर कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो रहा है और कोई तरह का कंफ्लिक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्लिक्ट नहीं। तो 3 चीज आपको क्या ध्यान रखना है सर? यूनिफाइंग एंड हार्मोनाइजिंग एफर्ट, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, कंफ्यूजन एंड कंफ्लिक्ट। ये 3 चीज अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। सबसे पहला बात सर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। सर नेक्स्ट पॉइंट, सीएटी। ए का मतलब होता है एड टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जितने भी आगे फंक्शंस है उनको सपोर्ट करना, उनको एनकरेज करना, उनको इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर डायरेक्टिंग एफर्ट्स फॉर गोल। और डायरेक्टिंग एफर्ट्स ही हमारा नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक बनेगा, विच इज डायरेक्टिंग। सो एड टू मैनेजमेंट, इट प्रोवाइड्स एफर्ट, प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ए टू मैनेजमेंट एकदम सिंपल सा पॉइंट है। टी, सर टी का मतलब होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिएगा क्या होता है, इट एनकरेजेस क्रिएटिव थिंकिंग, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट एट लोअर लेवल। बड़े ध्यान से मेरा बात सुनिएगा। जब हम लोग ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, हम लोग क्या डिसाइड करते हैं सर? एक हायरार्की, टॉप में कौन, उसके अंडर कौन, उनके अंडर कौन, उनके अंडर कौन। तो ये क्या कर रहे हो आप? क्रिएटिव थिंकिंग। जब आप अपने पावर को किसी को डेलीगेट करते हो, जब आप अपने पावर को किसी को डेलीगेट करते हो, मैंने बोला यू डू दिस वर्क, इससे क्या हुआ? जो काम पहले आई वॉज डूइंग, नाउ यू आर डूइंग, तो आपके अंदर मैनेजरियल टैलेंट डेवलप हुआ और हम फ्री हो गए अपने रूटीन जॉब से। तो अब हम अपना दिमाग लगाएंगे बड़े बड़े चीजों में। तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग हुआ, डेवलपमेंट हुआ, आपका ट्रेनिंग हुआ, मेरे पास टाइम फ्री हुआ, आई गॉट स्पेयर टाइम एंड आई विल पुट माय दिमाग बड़े बड़े चीजों में। इसी को बोलते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो एक तो क्या होता है? क्रिएटिव थिंकिंग हुआ, क्रिएटिव थिंकिंग हुआ। और जब आप काम को डेलीगेट कर रहे हो, आप अपना काम अपने नीचे वाले को दे रहे हो, तो आपका जो नीचे वाला है, जो आपका सबऑर्डिनेट है, जो आपका सबऑर्डिनेट है, उसके अंदर मैनेजरियल टैलेंट डेवलप होगा। आई थिंक आपको मेरा बात समझ में। सर सीएटी, सीएटी पहला कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। सी, ए मतलब एड टू मैनेजमेंट, टी मतलब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आई थिंक आप लोगों को मेरा बात यहां तक क्लियर है। सीएटी। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट सीएटी के बाद हम लोग चलते हैं जी और डी वर्ड में, जिसको हम लोग फुल फॉर्म करते हैं ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। प्लीज मेरा बात सुनिएगा। आपने अपने पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, आपने अपने पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रुप्स में बांट दिया है, डिपार्टमेंट में बांट दिया है, हर एक को अथॉरिटी दे दिया, हर एक को पावर दे दिया, हर एक को बता दिया कि किसको क्या काम करना है, किससे ऑर्डर लेना है, किसको ऑर्डर देना है। इससे सर कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, कंफ्लिक्ट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा सर? सर इससे आपके स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई होंगे, सारे एक्टिविटीज कंट्रोल में रहेंगे, कोई भी काम का डुप्लीकेशन नहीं होगा, कोई भी काम का ओवरलैपिंग नहीं होगा और आपके ऑर्गेनाइजेशन का कैपेसिटी बिल्ड होगा। तो सर जब आप अपने ऑर्गेनाइजिंग में
ऑर्गेनाइजिंग को प्रमोट करते हो, जब आप डिपार्टमेंट्स बनाते हो, तो सर इससे मेनली तीन चीज होता है सर। सबसे पहला, एक तो आपका स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई होता है, सारे एक्टिविटीज आपके कंट्रोल में रह रहे हैं और आपका कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है सर। इसी को बोलते हैं ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। स्ट्रेंथ का मल्टीप्लाई होना, कैपेसिटी का इंक्रीज होना, एक्टिविटीज का कंट्रोल में रहना, दिस इज ओनली नोन एज ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। आई थिंक आप लोगों को मेरा बात यहां तक समझ में आ रहा है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, विच इज RSC। सीएटी हो गया, जीडी हो गया, RSC। सर आर का मतलब सबसे पहला ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। देखिए सर क्या होता है, आपने क्या करा, एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया, उनको ग्रुप किया, डिपार्टमेंट बना दिया। अब उस डिपार्टमेंट के ऊपर में आप एक डिपार्टमेंटल हेड को रखोगे। जैसे मान लो हमने परचेज के सारे एक्टिविटीज को ग्रुप कर दिया और उसके ऊपर एक परचेज मैनेजर को बैठा दिया। व्हाट वी डिड, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, वी हैव डेलीगेटेड राइट पर्सन। अब अगर आई एम द परचेज मैनेजर, मतलब आई एम एक्सपर्टीज इन परचेज, तो मेरे को केवल परचेज का काम देखना है और कोई काम नहीं देखना है। तो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सर इससे क्या होगा, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टैलेंट एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। सर मेरे को, मैं परचेज का बंदा हूं, मेरे से अगर सेल करवाओगे ना सर, मेरे से सेल का काम करवाओगे तो मेरे टैलेंट को पूरा यूज नहीं कर पाओगे और मेरे अंदर जॉब डिससेटिस्फेक्शन होगा, आई विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद द जॉब। तो आपने क्या करा सर, आपने राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब पुट किया। इससे मेरे को अपने काम में सेटिस्फेक्शन आएगा, इससे आप मेरे टैलेंट को प्रॉपर्ली यूज कर पाओगे, कोई भी काम का डुप्लीकेशन और ओवरलैपिंग नहीं होगा। हर एक इंसान को मालूम है किसको क्या काम करना है। आप ऐसा नहीं करोगे कि ना सर वो तो ना काम नहीं करेगा, आई विल डू हिज वर्क, या मेरे को लगता है ना कि दोनों काम कर लेते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। काम का डुप्लीकेशन, काम का ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं सर, स्पेशलाइजेशन। RSS मतलब स्पेशलाइजेशन। देखिए सर, हम लोगों ने यहां पर क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन में परचेज इज अ काम या बहुत सारे एक्टिविटीज है, हमने एक बड़े काम को छोटे छोटे काम में ब्रेक डाउन कर दिया। हम लोगों ने क्या किया, एक बड़े काम को, जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन इज अ बिग थिंग। अब प्रोडक्शन में भी तो बहुत कुछ है सर, पहले परचेज करना, प्रोक्योरमेंट करना, प्रोडक्शन करना, पैकेजिंग करना, ब्रांडिंग करना, लेबलिंग करना, बहुत सारे काम है। तो हमने क्या किया, एक बड़े काम को छोटे छोटे जॉब्स में ब्रेक डाउन कर दिया और बाद में जो छोटे छोटे में सिमिलर जॉब्स है उनको ग्रुप करके एक डिपार्टमेंट बना दिया। सर एक बड़ा काम था, उसको पहले बहुत सारे एक्टिविटीज में आइडेंटिफाई किया, पहला स्टेप, और जो सिमिलर नेचर के एक्टिविटीज है उनको ग्रुप करके, क्लब करके एक डिपार्टमेंट बना दिया। सर इससे क्या होगा, इससे एफिशिएंसी बढ़ेगा, काम का स्पीड बढ़ेगा, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस दोनों बढ़ेगा। इससे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों बढ़ेगा। आई थिंक आपको मेरा बात समझ में। स्पेशलाइजेशन, सर एक बड़े जॉब को कॉम्पैक्ट जॉब्स में ब्रेक करो और जो सिमिलर जॉब्स है उनको क्लब कर दो, क्लब करके सर क्या बना दो, डिपार्टमेंट्स बना दो। सर डिपार्टमेंट्स बना दो, इससे क्या होगा सर, इससे आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा, काम का स्पीड बढ़ेगा। सर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, CAT हो चुका है, GD हो चुका है, R हो गया, S हो गया, खाली C पढ़ना है। सर C बोलता है एडेप्टेशन टू चेंज। जब आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट्स में बांट दिया, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर्ली डिजाइन कर दिया, इसके कारण क्या होता है, इट फैसिलिटेट्स एडजस्टमेंट टू चेंज कॉज्ड बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये हम लोग बहुत बार पढ़े हैं कि आपके बिजनेस के एनवायरनमेंट में चेंजेस आएगा और उन चेंजेस को आपको अपने बिजनेस के अंदर इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। सोचो आपका ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी स्ट्रक्चर्ड नहीं है, कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आया, आपको पता ही नहीं है कि भैया कौन से डिपार्टमेंट को इफेक्ट हो रहा है, आपका पूरा बिजनेस अस्त व्यस्त हो गया। हर कोई को लग रहा है पता नहीं क्या इंपैक्ट, नोबडी नोज। बट आपने क्या करा, सब प्रॉपर डिपार्टमेंट बना के रखा है। अब अगर किसी चीज का इंपैक्ट केवल परचेज डिपार्टमेंट में है तो भैया परचेज पे फोकस करो, बाकी शुड फंक्शन एज इट इज। इसी को बोलता है प्रॉपर्ली डिजाइन्ड ऑर्गेनाइजेशन के कारण कभी भी अगर आपके बिजनेस के एनवायरनमेंट में कोई भी तरह का चेंज आया तो यू कैन एक्सेप्ट दैट चेंज, फैसिलिटेट एंड इनकॉर्पोरेट दैट चेंज। जब आपने जॉब रोल्स को क्लियरली बता दिया, जॉब रोल्स को आपने क्लियरली बता दिया, किसको क्या काम करना है, क्या काम करना है, सब कुछ आपने बता दिया, तो इट परमिट्स वर्क टू बी डन इररिस्पेक्टिव ऑफ पीपल लिविंग एंड ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। फर्क नहीं पड़ता है। सर हमारा एक परचेज मैनेजर था, छोड़ के चला गया, उसका जॉब रोल पता है कि परचेज मैनेजर को क्या काम करना है, क्लियर है, तो किसी के आने से, किसी के जाने से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस पे कोई तरह का इंपैक्ट आपको देखने नहीं मिलता है। आई थिंक आपको मेरा बात यहां तक एकदम क्लियर है। हम लोग फिर से एक बार सारे के सारे टॉपिक को रिवाइज करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं सर इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सर निमोनिक क्या हुआ,
आई थिंक आपको याद हो गया, बोलिएगा सबसे पहला CAT, आई थिंक आपको क्लियर है CAT कैट का एग्जाम। उसके बाद आप दोगे ग्रुप डिस्कशन, और ग्रुप डिस्कशन अगर केवल क्लियर हुआ तो आधा सीट मिलेगा RSC। सर सबसे पहले C का मतलब, सर C का मतलब कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन में दो इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, यूनिफाइंग एंड हार्मोनाइजिंग एफर्ट। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बताने से लोगों को पता चलता है कि किसको क्या काम करना है, किससे ऑर्डर लेना है, किसको ऑर्डर देना है। सर A2 मैनेजमेंट बाकी के मैनेजमेंट फंक्शन को हेल्प करता है। सर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मैंने अपना काम आपको डेलीगेट कर दिया, क्रिएटिव थिंकिंग हुआ, आपके अंदर मैनेजरियल टैलेंट डेवलप हुआ और मैं फ्री हो गया, आई विल लुक फॉरवर्ड टू बिगर वर्क। सर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, सर वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप डिपार्टमेंट्स बनाते हो, जब आप सब सारी चीजों को इतने अच्छे से सेटअप कर दियो, तो आपका स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई होगा, एक्टिविटीज आपके कंट्रोल में रहेंगे और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को पक्का ग्रो कर पाओगे, एक्सपैंड कर पाओगे। सर RSC, सर R का मतलब क्या हो गया? R का मतलब हो गया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। सर सब कुछ क्लियरली पता है, सर डिपार्टमेंट्स एकदम सेट है, आपने राइट पर्सन को राइट जॉब में प्लेस किया है, सर राइट पर्सन को राइट जॉब में प्लेस किया है, टैलेंट प्रॉपर्ली यूज होगा, जॉब सेटिस्फैक्शन क्रिएट होगा, काम का डुप्लीकेशन नहीं होगा, काम का ओवरलैपिंग नहीं होगा। R। सर S मतलब सर स्पेशलाइजेशन, एक जॉब को ब्रेक कर दिया, अलग अलग जॉब्स में सिमिलर जॉब्स को कॉम्पैक्ट करके डिपार्टमेंट्स और डिवीजन बना दिया। सर इससे स्पेशलाइजेशन होगा और स्पेशलाइजेशन से आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा, इफेक्टिवनेस बढ़ेगा, रिसोर्सेज का वेस्टेज कम होगा। और C का मतलब सर अडेप्टेशन टू चेंज, C का मतलब चेंज, अडेप्टेशन टू चेंज। सर चेंज कैसे होता है? जब आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर्ली डिजाइन कर रखा है, कोई भी तरह का आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आया ना, उस चेंज को आप बहुत इजीली अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। जब जॉब रोल्स क्लियरली डिफाइंड होता है, जब जॉब रोल्स क्लियरली डिफाइंड होता है, तो किसी भी आदमी के आने से, किसी भी आदमी के जाने से, पीपल कमिंग एंड पीपल लिविंग योर ऑर्गेनाइजेशन रिमेन्स अनइफेक्टेड। आई थिंक आपको मेरा बात यहां तक एकदम क्लियर हो रहा है। दो टॉपिक हम लोग पढ़े, अगर आपको एक बार पॉज करके रिवाइज करना है तो आप रिवाइज कर सकते हो। हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज स्टेप्स इन दी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहला यहाँ पे स्टेप जो निकल कर आता है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। हम लोग को यहाँ पर क्या करना है? देखिए डिवीजन ऑफ वर्क में हम लोगों को सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने एंटरप्राइज में जितने भी एक्टिविटीज है उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना है, ताकि नेक्स्ट स्टेप में हम लोग उन एक्टिविटीज को ग्रुप करके डिपार्टमेंट बना सके। अब आइडेंटिफाई जब आप कर रहे हो तो आपको यह इंश्योर करना है कि आपने अपने सारे के सारे एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर लिया। सर ऐसा करने से होता क्या? ऐसा करने से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन आता है। जब एक ही काम को एक ही बंदा या एक ही ग्रुप मिलकर करते हैं तो उस काम को हम लोग स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। इससे आपके काम में एफिशिएंसी आता है, काम का स्पीड बढ़ता है। इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका स्कूल है। अगर आप देखोगे आपके स्कूल में बहुत सारे एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स है, सबसे पहले क्या करा, एक स्कूल ने सारे के सारे सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया। अकाउंट्स है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, ये सारे सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया। इस आइडेंटिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। तो बोलता है टोटल वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक जॉब्स। जितना भी आपका काम है उन सारे काम को अपने छोटे छोटे काम में डिवाइड कर लिया, स्पेशलाइज कर लिया। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है? जितने भी आपके सिमिलर नेचर के एक्टिविटीज है उन सारे सिमिलर नेचर के एक्टिविटीज को आप ग्रुप करके बना दोगे एक डिपार्टमेंट या एक डिवीजन, और उस डिपार्टमेंट या डिवीजन के ऊपर आप एक मैनेजर को असाइन कर दोगे, आप लोग जॉब रोल्स असाइन कर दोगे। यहां पर आपको क्या देखना है कि डिपार्टमेंट हम लोग चार तरीके से बना सकते हैं। या तो आप फंक्शन के हिसाब से डिपार्टमेंट बना लो, जैसे मान लो परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, इस तरीके से। या प्रोडक्ट के हिसाब से भी डिपार्टमेंट बना सकते हो। कोई कंपनी का मान लो मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो हर एक प्रोडक्ट एक डिपार्टमेंट बन सकता है। या प्रोडक्शन के प्रोसेस के हिसाब से, जैसे मान लीजिए एक टेक्सटाइल कंपनी है तो कटिंग एक डिपार्टमेंट हो गया, स्टिचिंग हो गया, विविंग हो गया, स्पिनिंग हो गया, डाई हो गया, स्टिचिंग हो गया, ये अलग अलग डिपार्टमेंट आप बना सकते हो। तो पहला स्टेप क्या था? डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले काम को आप डिवाइड करो, काम को आइडेंटिफाई करो कि आपके पास
ऑर्गेनाइजेशन में काम क्या क्या अवेलेबल है, इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होगा। ध्यान क्या रखना है, यू हैव आइडेंटिफाइड ऑल द एक्टिविटीज, कोई भी आइडेंटिफाइड एक्टिविटीज छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे एक्टिविटीज को ग्रुप करके डिपार्टमेंट बनाते हैं। डिपार्टमेंट बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मैनेजर्स को ड्यूटी असाइन करते हैं। जो लोग डिपार्टमेंट में हमने डिप्लॉय किया, जो लोग हम लोग अभी तक हम लोगों ने लोगों को रखा नहीं है, खाली जॉब रोल्स क्रिएट किया है कि इस आदमी को क्या करना होगा, इसको क्या करना होगा, इस जॉब में आपको क्या करना होगा, अब हम लोग उनको ड्यूटी असाइन करेंगे। ड्यूटी असाइन करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, दैट देयर शुड बी मैचिंग बिटवीन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय। कोई भी काम, हर काम को करने के लिए कुछ क्वालिटीज का रिक्वायरमेंट होता है, तो आपको उन ड्यूटीज असाइन करना पड़ेगा, आपको मैच करना पड़ेगा जॉब रोल्स के बीच में और कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय के बीच में। तो जब भी आप ड्यूटी असाइन करोगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा उस इंसान के जॉब एक्सपीरियंस के बारे में, उनके क्वालिफिकेशन के बारे में, उनको उस काम में इंटरेस्ट है भी कि नहीं है, एप्टीट्यूड है कि नहीं है। एक चीज प्लीज समझना, यहां पर हम लोग लोगों को असाइन नहीं कर रहे, हम लोग ड्यूटी असाइन कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए कितने लोगों का जरूरत होगा, या मे बी उस काम को करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, ताकि नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट फंक्शन में हम लोग स्टाफिंग, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, हम लोग वहां पे लोगों को हायर कर सके। यहां पे केवल अपने ड्यूटी असाइन किया, लोगों को अभी तक हायर नहीं करे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अथॉरिटी देते हैं। देखिए, ड्यूटी का मतलब हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी, लेकिन जब आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हो तो आप उन लोगों को पावर देते हो, क्योंकि बिना एडिक्वेट अथॉरिटी के कोई भी पर्सन अपना काम कैरी आउट नहीं कर सकते। सपोज आपने मान लो एक ड्यूटी रखा कैशियर का, कैशियर, अब कैशियर को आपको पावर भी तो देना पड़ेगा। अ कैशियर मस्ट हैव एक्सेस टू द कैश बुक। अगर उसके पास कैश बुक का ही एक्सेस नहीं हुआ तो वो कैशियर अपने हिसाब किताब को मेंटेन कैसे करेगा। तो उस इंसान को, उस रोल में आपको उनको कैश बुक का एक्सेस देना पड़ेगा। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, चेन ऑफ कमांड क्रिएट करते हैं, कौन मेरे ऊपर, कौन हमारे नीचे, कौन सीनियर, कौन सबऑर्डिनेट, इन सब चीजों को हम लोग रैंकिंग करते हैं। और लास्ट, इन सारे एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, इन सारे एक्टिविटीज को, क्योंकि हमने डिपार्टमेंट बना रखा है। अब देखिएगा, अगर डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से काम करने लग जाए तो उस डिपार्टमेंट का तो गोल पूरा होगा, लेकिन ओवरऑल पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल कभी भी पूरा नहीं होगा। तो एक्टिविटीज एंड एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर सिंक्रोनाइज्ड। हम लोग यहां पे टीम वर्क को एनकरेज करते हैं। कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीम वर्क एंड एफिशिएंसी। अगर आपको अपने काम में एफिशिएंसी लेकर आना है, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स बने हैं, जितने भी डिविजन्स बने, उन सारे डिविजन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन लाना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो एक बार फटाफट वापस से रिकॉल करते हैं, हमने स्टेप्स में क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने स्टेप्स में पढ़ा सर डिवीजन ऑफ वर्क। सर डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या हो गया, काम को आइडेंटिफाई करना, स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करना। एक बार आपने काम आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद ग्रुपिंग करना, जो सिमिलर नेचर के जॉब्स है उनको ग्रुप करना, डिपार्टमेंट बनाना और एक आदमी को इंचार्ज रख देना। जब भी आप ग्रुपिंग करोगे तो ग्रुपिंग करने का कुछ तरीका है, जैसे आप फंक्शन के हिसाब से ग्रुपिंग कर सकते हो, प्रोडक्ट के हिसाब से ग्रुपिंग कर सकते हो, आप प्रोसेस के हिसाब से ग्रुपिंग कर सकते हो। थर्ड, ड्यूटीज असाइन करना, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना उनको। ध्यान रखना होगा कि जब भी आप ड्यूटी असाइन करो तो ड्यू कंसिडरेशन, इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन बिटवीन मैचिंग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय। कैपेबिलिटी चेक करने के लिए आप उनका इंटरेस्ट चेक करो, उनका एक्सपीरियंस चेक करो, उनका क्वालिफिकेशन, बैकग्राउंड, इन सारी चीजों को आप चेक करो। एक बार आपने ड्यूटी दे दिया, अब आपको उनको पूरा करने के लिए पावर, अथॉरिटी देना पड़ेगा। सो डेलीगेशन ऑफ पावर, आपको अथॉरिटी उनको देना पड़ेगा। बिना अथॉरिटी के, बिना पावर के कोई भी इंसान अपने काम को पूरा नहीं कर सकते। एंड लास्ट इज कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी। जितने भी आपने डिपार्टमेंट्स को बना रखा है, उन सारे डिपार्टमेंट्स को आपको आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। सो दिस टेक्स केयर ऑफ आवर फर्स्ट सेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, और हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट, बाकी के चैप्टर को नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, पढ़ते रहिए। एग्जाम बहुत जस्ट इट्स नॉकिंग द डोर। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।